Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss the chapter named Going Places, written by A.R. Barton. हम लोगों ने ये चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस अभी तक बना चुके हैं। अभी हम लोग चैप्टर के टेक्स्ट में हैं और जो स्टोरी लाइन दिया गया है, जो प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें स्टोरी लाइन जो है वो ये चल रहा है कि सोफ़ी नाम की लड़की जो है, जो अब स्कूल से कुछ महीनों में ही स्कूलिंग पूरा करके बाहर निकलने वाली है, वो सोफ़ी को सेंट्रल कैरेक्टर बना करके, और टीनेजर है वो, तो किस किस तरह के डे ड्रीम्स देख रही है उसके बारे में ये स्टोरी लाइन चल रहा था। पिछले क्लास में जहाँ मैंने क्लास एंड किया था, वहाँ मैं दो वर्ड्स डिस्कस कर रहा था, बहुत डीप मीनिंग जिसका निकल सकता है। जो दो वर्ड्स थे, पहला वर्ड था इनकॉन्ग्रुइटी और दूसरा वर्ड था बो। इनकॉन्ग्रुइटी पहला वर्ड जो एक्सप्लेनेशन में यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड यूज़ किया है कहीं एक्सप्लेनेशन में, और एक वर्ड यूज़ किया था बो। ठीक है, कल मैंने आपको इनकॉन्ग्रुइटी, ये देखो यहाँ मिल गया ये वर्ड इनकॉन्ग्रुइटी, ठीक है ना, जिसका मतलब क्या था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और दूसरा वर्ड था बो, ये वाला बो। तो ये दोनों वर्ड्स को मैं कल डीपली एक्सप्लेन कर रहा था। एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस लिखा है इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में, वहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ लिखा है सोफ़ी फेल्ट अनकंफर्टेबल। जिस रूम में सोफ़ी एंटर करती है उस रूम में सोफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। सो शी वेंट अप टू हर ब्रदर जॉफ, इसलिए वो उस रूम से निकल करके अपने बड़े भाई जॉफ के रूम के तरफ चली जाती है। तो मतलब कि वहाँ पे वो उस रूम में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि उस रूम में उसको कैसा फील होता है, अनकंफर्टेबल क्यों निकलती है, तो अनकंफर्टेबल फील होता है इसलिए निकलती है, निकल के किधर जाती है, तो जॉफ के ब्रदर जॉफ के रूम के तरफ जाती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन पूछेगा, वो है कि बो और इनकॉन्ग्रुइटी ये दोनों वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टेक्स्ट में ये वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं वहाँ पर इनका क्या मीनिंग निकलता है, इनकॉन्ग्रुइटी का और बो का। तो इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब मैंने बताया था कि जो आपस में मैच नहीं करते हो, प्रीवियस मैंने बताया था पहले, नॉट मैच्ड, एक दूसरे से के समान न हो। तो इनकॉन्ग्रुइटी में ये एग्जाम्पल दिया गया है इस स्टोरी में कि सोफ़ी अपनी मदर को देखती है, मदर जो अपने काम में, हाउस होल्ड वर्क में बिजी है ना, और झुक करके काम कर रही है,
उसने एक एप्रन पहना हुआ है ना, उसका नॉट लगा हुआ है, बो जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली वो एप्रन का जो शेप है वो भी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर शेप में नहीं है वो एप्रन। और जो गांठ लगा हुआ है उसके बारे में सोफी जो है वो थोड़ा डीपली सोचती है। पहले तो इनकॉन्ग्रुइटी सोचती है कि कौन सी दो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। तो वो है उसके मदर का कंडीशन जो एक्सपेक्टेड है, मतलब कि जैसा होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, और वो मैच नहीं कर रहा है जो रियल में उसका प्रेजेंट कंडीशन है सोफी की मदर का। ये दोनों मैचेबल नहीं हैं, इसीलिए इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड यूज करके डिफाइन किया है। मैचेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जो घर की लैंड लेडी है, जो घर की मालकिन है, मतलब सोफी की माँ, उसका जिस तरह का फिजिकल कंडीशन होना चाहिए वो बहुत पुअर फिजिकल कंडीशन में है। शोल्डर्स झुके हुए हैं, पीठ झुका हुआ है, उसका फिजिकल कंडीशन बहुत पुअर है सोफी की मदर का, और जो कि अच्छा होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड है। तो चेंज है वहाँ, इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब अनमैच हैं दोनों चीज़ें, रियलिटी और जो होना चाहिए था वो फिजिकल कंडीशन ऑफ हर मदर, इसके बारे में। दूसरा वर्ड जो बो वर्ड यूज़ किया है वो भी बहुत गहरा मीनिंग निकलता है कि परहैप्स सोफी उस बो को, उस गांठ को चेन के जैसा समझती है। वो बो जो है वो जंजीर को रिप्रेजेंट करता है, चेन को रिप्रेजेंट करता है, जिस चेन से सोफी की मदर बंधी हुई थी अपने लाइफ में, और सोफी कभी नहीं चाहती थी कि वो उस तरह के चेन में बंधे। तो वो जो बो वर्ड है, गांठ जो है, वो चेन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रॉडली वो सिर्फ सोफी की मदर के लाइफ के बारे में नहीं है। ये दोनों वर्ड्स, इनकॉन्ग्रुइटी और बो, ये दोनों सिर्फ सोफी के मदर के ही बारे में नहीं है, ये यूनिवर्सली बोला गया है कि जो घर में हाउसहोल्ड वर्क करने वाली महिलाएं होती हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, पुअर मिडिल क्लास की रहने वाली महिलाओं का लिविंग स्टैंडर्ड कितना मिजरेबल है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट करता है। और बस एक एग्जाम्पल है सोफी की माँ, बाकी सारी महिलाएं को रिप्रेजेंट करती है वो। और सोफी को लगता है कि वो, उसकी माँ जिस चेन में बंधी हुई है, जिस चेन में बंधने के कारण उसका घर भर ही, उसका लाइफ सब जो है वो लिमिटेड हो गया है, घर से बाहर का तो उसको कुछ पता ही नहीं सोफ़ी की मदर को। सोफ़ी ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहती है, क्योंकि सोफ़ी के सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, जो अभी वो शेयर की थी जैंसी के साथ। सपने हैं कि शहर का सबसे शानदार ब्यूटीक खोलेंगे। तो अगर जंजीर में बंध जाएगी तो सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए सोफी को वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होता है। ये दोनों रीज़न तो है ही अनकंफर्टेबल फील होने का, मदर का कंडीशन देख करके और उस चेन के बारे में सोच करके, बो के बारे में सोच करके। इसी के साथ कुछ और रीजंस भी हैं
जिसके वजह से सोफी ने एक टर्म यूज किया गया है, टाइटनिंग इन हर थ्रोट। आपसे अगर पूछेगा कि क्यों जाती है उस रूम को छोड़ करके, तो आपका आंसर में ये वर्ड जरूर होना चाहिए कि सोफी को ऐसा फील हो रहा था, टाइटनिंग इन हर थ्रोट, कि उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था उस कमरे में। तो दम घुटने का एक रीज़न तो ये हम बताएं, जो बो और इनकॉन्ग्रिटी है उसके वजह से ये सब सोच करके उसका दम घुट रहा था। और दूसरा रीज़न फिजिकल कंडीशन जो वहाँ का था, एटमॉस्फेयर जो था, रूम छोटा सा था, स्टीम से भरा हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक स्टोव जल रहा था, तो पूरा धुआं या आप भाप बोल ले उसको, स्टीम से भरा हुआ था। और वहाँ जो लोग प्रेजेंट थे वो सारे लोग सोफी के थॉट्स से बिल्कुल असहमत थे। जैसे कि उसका छोटा भाई डेरेक भी 2 कमेंट करता है। वो कमेंट जो है वो डेरेक द्वारा किया गया है, पर ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो वो कमेंट सोफी के फादर के भी तरफ से है, सोफी की मदर जो वहाँ प्रेजेंट है उसके तरफ से भी वो 2 कमेंट्स हैं जो डेरेक ने कहा है, जिसमें एक में डेरेक कहता है कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा, मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो पहले हमारे लिए एक अच्छा घर खरीद देना। और एक सेंटेंस में डेरेक बोलता है कि पापा अपने डैड को बोलता है कि डैड, सोफ़ी को लगता है, सिस्टर को लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं और वो उनको तोड़ लेगी पेड़ से और इसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ये जो कमेंट्स किए जा रहे थे सोफी के ऊपर, इन कमेंट्स का भी असर था टाइटनिंग ऑफ द थ्रोट में। जो दम घुट रहा था ना उसका, उस पर इन कमेंट्स का भी असर हो रहा था। और जो फिजिकल कंडीशन था रूम का, एक तरफ गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, ठीक है, फादर पूरा स्वेटी थे, डर्टी थे और खा रहे थे, अपने बनियान में थे, वेस्ट में थे। तो वहाँ का फिजिकल एटमॉस्फेयर और वहाँ जो प्रेजेंट लोग थे उनका जो टॉन्टिंग था, उसके बाद फिर दूसरा में आ जाता है ये जो अभी समझाएं कि इनकॉन्ग्रुइटी और बो, ये सारे मिला करके रीज़न हैं, ये सारे मिला करके रीज़न है कि सोफ़ी को वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और सोफ़ी को अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसी को टेक्स्ट में लिखा है टाइटनिंग इन हर थ्रोट। तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, किसी भी एंगल से पूछे जा सकते हैं। तो जो रीजंस जो मैं बताया हूं, वो सारे रीजंस जो हैं वो मिल करके इस सोफी के इस एक्सप्रेशन का कारण थे, है ना। तो जितने रीजंस तुम मेंशन कर पाओ उतना ही अच्छा वेटेज तुम्हारे आंसर को मिलेगा। अगर सोफ़ी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा कि सोफ़ी वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उसने क्या किया, या अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही थी, या ये लाइन दे दिया टाइटनिंग इन हर थ्रोट और इसको बोल दिया एक्सप्लेन इट। तो जो पूरा हम बताए हैं अभी, उसको उसमें से जितना ज़्यादा पॉइंट्स आप अपने लैंग्वेज में यूज़ कर पाइए सेंटेंसेस में, ठीक है, कीवर्ड्स खाली मेरे होने चाहिए। बाकी सेंटेंसेस बना करके जितना ज़्यादा कीवर्ड्स को शामिल कीजिएगा उतना अच्छा आपका आंसर रहेगा, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं टेक्स्ट बुक में।
बताया गया कि सोफी वहाँ से उस रूम में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, तो ब्रदर जॉफ के, बड़े भाई जॉफ के रूम के तरफ वो चली जाती है। वहाँ से हम लोग को टेक्स्ट बुक में शुरू करना है। अब यहाँ डिस्क्राइब किया गया है टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट का पार्ट है, तो टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि जिस समय सोफी जॉफ के पास पहुंची तो जॉफ पहले से ही किसी काम में व्यस्त था, वो बिजी था किसी काम में जब सोफी वहां पहुंची। तो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जॉफ कर क्या रहा था, किस काम में बिजी था। यहां से डिस्क्राइब किया जा रहा है, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर। पहला की पॉइंट, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, मतलब दूसरे रूम में। नीलिंग मतलब समझते हो, नीलिंग बहुत को लोग पनिशमेंट खाए होंगे अपने स्कूल में, तो पनिशमेंट में ये वर्ड यूज किया जाता है, नील डाउन एंड होल्ड योर ईयर्स। तो नील डाउन का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। ये पनिशमेंट में बहुत, स्कूल में पनिशमेंट, ये नील डाउन वाला पनिशमेंट बहुत कॉमन है स्कूल में, ठीक है। तो ये नील डाउन मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, नीलिंग, ठीक है। वो घुटनों के बल बैठा हुआ था जॉफ, फ्लोर पर, मतलब जो फर्श था वहां, वो फ्लोर पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। टिंकरिंग विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। टिंकरिंग टेक्स्ट जो है, वर्ड जो है, ये तुम्हारा की वर्ड है कि वो, ये तो पोजीशन बताया कि कैसे बैठा हुआ था, नील डाउन ऑन द फ्लोर, कर क्या रहा था वो टिंकरिंग वर्ड बता रहा है ना। टिंकरिंग वर्ड का मतलब हिंदी में आप अगर बोल चाल के भाषा में समझना चाहें तो टिंकरिंग वर्ड मतलब है किसी काम में उलझा होना। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप पूरी तरह से उलझे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तो उसको टिंकरिंग बोला जाता है कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं। या और बोला जाए तो आप अपने काम में बिल्कुल व्यस्त हैं। तो अगर ये टिंकरिंग वर्ड का मतलब है काम में व्यस्त होना या काम में डूबा हुआ होना। तो उसका भाई जॉफ नेक्स्ट रूम में था, घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो उलझा हुआ था एक मोटरसाइकिल का पार्ट में। देखो लिखा है पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का कोई पार्ट था, खोल करके वो पार्ट को रिपेयर करने में वो उलझा हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वो किस चीज़ में टिंकरिंग था, टिंकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे कि वो किस चीज़ में बिल्कुल डूबा हुआ था, तो अब मोटरसाइकिल का एक पार्ट को रिपेयर करने में वो डूबा हुआ था, व्यस्त था, ठीक है, उसमें एकदम ध्यान मग्न था वो। पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। और ये जो मोटरसाइकिल का जो पार्ट्स जो उसने रखा था वो फ्लोर पर नहीं था, अपने फ्लोर पर नील डाउन होकर के पोजीशन में है, घुटनों के बल फ्लोर पर बैठा हुआ है खुद। और जो पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के, उनको क्या किया है कि पहले फ्लोर पर कारपेट बिछा दिया है। देखो यहाँ लिखा है कारपेट, फ्लोर पर कारपेट बिछा दिया है, फिर कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दिया है, कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दिया है और न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ है वो सारा जो भी उसका मोटरसाइकिल का पार्ट था, वो न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये नोटिस करने वाला चीज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काम आ सकता है कि वो खुद
नील डाउन था ऑन द फ्लोर, ठीक है, वो ज़मीन पे घुटनों के बल बैठा हुआ था और मोटरसाइकिल के एक पार्ट में उलझा हुआ था, बिल्कुल ध्यान मग्न था। टिंकरिंग वर्ड उसके लिए है, टिंकरिंग वर्ड यूज़ करना चाहिए तुमको, या आप टिंकरिंग के जगह आसान वर्ड अगर यूज़ करना चाहिए तो ही वॉज बिजी विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। आप बिजी वर्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिंकरिंग याद रहे तो अच्छा वेटेज मिलेगा। तो वो अपने मोटरसाइकिल के एक पार्ट में उसको रिपेयर करने में बिजी था, और मोटरसाइकिल का पार्ट कैसे रखा था वो, तो फ्लोर पर कारपेट बिछा दिया था, कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा दिया था, और न्यूज़पेपर के ऊपर वो मोटरसाइकिल का सारा सामान बिखरा हुआ था जिनको वो रिपेयर करने में व्यस्त था। अब वो इतना व्यस्त था, ये टिंकरिंग वर्ड जो यूज़ किए हैं ना, जो मैंने कहा कि काम में बिल्कुल लग्न से डूबा रहना, इतना व्यस्त था, उसका एक एग्जाम्पल है। इतना व्यस्त था वो अपने काम में, इतना डूबा हुआ था कि सोफ़ी जब एंटर करती है उसके रूम में तो उसको पता भी नहीं चलता है, मतलब जॉफ को पता भी नहीं चलता है कि सोफ़ी एंटर की है, इतना अपने काम में वो डूबा हुआ था। सोफ़ी एंटर करती है, उसको पता भी नहीं चलता है जॉफ को। अब जॉफ के बारे में कुछ और उसके बारे में बताया गया है, जो हम लोगों ने जॉफ के कैरेक्टर पढ़ते वक्त जाना था। बहुत सारी बातें रिपीट होंगी यहाँ, टेक्स्ट बुक में जो बताया गया वहीं से मैंने कैरेक्टर को बनाया था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना कि स्कूल से निकले हुए उसको 3 साल हो चुके हैं। 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसको स्कूलिंग कंप्लीट करते किए हुए 3 साल हो चुके हैं। ये फैक्ट है, याद रखना। 3 years स्कूल कंप्लीट किए हो चुका है, और एट प्रेजेंट अभी वो क्या कर रहा है, एन अप्रेंटिस मैकेनिक। ये वर्ड मैंने पहले भी डिस्कस किया है जब मैं जॉफ के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा था, तो मैंने ये अप्रेंटिस मैकेनिक वर्ड डिस्क्राइब किया था। और अगर मैं रिपीट कर दूं तो अप्रेंटिस मैकेनिक का मतलब होता है कि वो मैकेनिक जो अभी मैकेनिक का काम सीख रहा है, द लर्नर, ठीक है, जो ट्रेनिंग पीरियड में है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस मैकेनिक। अगर अप्रेंटिस वर्ड ना याद रहे तो उसके लिए आसान वर्ड याद रखना असिस्टेंट या हेल्पर। अगर अप्रेंटिस वर्ड ना याद रहे तो असिस्टेंट वर्ड याद रखना। ही वॉज एन असिस्टेंट मैकेनिक, ठीक है, एक ही मीनिंग निकलेगा। या फिर अगर असिस्टेंट में भी दिक्कत है तो हेल्पर लिख देना। ही वॉज एन हेल्पर, ही वॉज अ हेल्पर मैकेनिक। 3 साल पहले स्कूल कंप्लीट कर चुका है और अभी वो हेल्पर मैकेनिक का मतलब अप्रेंटिस मैकेनिक का काम करता है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। उसको हर दिन काम करने के लिए शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि ट्रैवलिंग टू हिज वर्क, अपने काम पे जब जहाँ वो जाता है ना, ट्रैवल करके, ईच डे, हर दिन जाता है अपने काम पे ट्रैवल करके, टू द फार साइड ऑफ द सिटी। ये कीवर्ड याद रखना, फार साइड ऑफ द सिटी। अगर तुमसे पूछ लिया कि जॉफ जो है वो काम करने के लिए कहाँ जाता था, कहाँ ट्रैवल करता था, तो ये टर्म्स तुमको काम आएंगे। फार साइड ऑफ द सिटी मतलब बहुत आसान है, शहर से काफ़ी दूर जाना पड़ता था उसको काम सीखने के लिए। यहाँ पे इसके बारे में, जॉफ के बारे में ये बताना कि वो
मैकेनिक का काम सीखने के लिए रोज़ ट्रैवल करता था, शहर से काफ़ी दूर जाता था। ये बात बताने के पीछे रीज़न ये है, मतलब इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जॉफ जो है वो कितना हार्ड वर्किंग बॉय था, हार्ड वर्किंग था। वो अपने एडोलेसेंट पीरियड से पार हो चुका था, ठीक है। नाउ ही वॉज ग्रोन अप, वो अब बड़ा हो चुका था और वो समझदार था और डेडिकेटेड था, अपने काम के प्रति इतना समर्पण था कि वो हर रोज़ एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता था काम सीखने के लिए अप्रेंटिस मैकेनिक का। तो ये याद रखना कि बहुत दूर जाना पड़ता था। ये उसके डेडिकेशन की ओर भी इशारा करता है, हार्ड वर्किंग होने के ओर इशारा करता है। ये याद रखना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।